नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ और फेस टू फेस के अंदर आज हमारे साथ विशेष मेहमान हैं योगेंद्र यादव जी। योगेंद्र यादव जी किसी परिचय के तो मोहताज नहीं है। फिलहाल अगर इनका लेटेस्ट परिचय दूं तो ये गुड़गांव से आम आदमी पार्टी के लोकसभा सीट के प्रत्याशी हैं। योगेंद्र जी, स्वागत है हरियाणा न्यूज़ में। योगेंद्र जी, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई, कैसा कार्यकाल रहा 49 दिन के अंदर, आपको क्या लगता है पर्सनली? दिल्ली में इतनी चुनौती हमारे पास थी। हमारे पास मेजॉरिटी तो थी नहीं, 70 में से 28 एमएलए, हमारे बाद में 27 बच गए। ले दे के 2 महीने थे क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तो आना ही आना था। और ऊपर से दिल्ली ऐसी उबड़ खाबड़ जगह है, आधी पावर केंद्र के पास, आधी राज्य के पास, और पूरे देश की उम्मीद इतनी ज़्यादा। तो इतनी चुनौती में दिल्ली की सरकार बनी और चली। और अगर हम देखें इस चुनौती को तो मैं अरविंद केजरीवाल को तो सलाम करता हूँ। इतनी आशाओं के बोझ में इतने कम समय में जिस तरह से चलाई, आप 2-4 छोटी छोटी चीज़ देखिए। सर, आपको क्या नहीं लगता कि इस दौरान काम कम और हंगामा ज़्यादा हुआ? हंगामे की खबरें बहुत ज़्यादा छपी, काम तो दिन रात। जब अरविंद केजरीवाल धरने पे बैठे थे हमारे साथ सड़क पे, तो वो तो सड़क पे भी फाइलें साइन कर रहा था बैठ के। काम तो दिन रात हो रहा था। आप ही देखो, देश में पिछले 20 साल में कोई आपको सरकार ध्यान आती है, 20 साल का इसलिए कह रहा हूँ कि उससे पहले का मुझे भी ध्यान नहीं होगा, कोई सरकार ध्यान आती है जिस सरकार ने 50 दिन में इतना काम किया हो? 100 दिन से पहले सरकार कोई अपना हिसाब नहीं देती है। आमतौर पे तो साल 2 साल में भी हम पूछते तो नहीं है सरकार से। यहाँ जो सरकार से 10 दिन में पूछ रहे थे आपने वायदे किए कि नहीं किए, 15 दिन में हिसाब। सर, आपने वायदा किया था कि 1 महीने के अंदर ही सूरत बदल जाएगी, तो उस वायदे के हिसाब से तो पब्लिक आपसे मांगेगी ही। पब्लिक ने मैंडेट दिया आपको। आप हमारा मैनिफेस्टो देखिए, हमने बिल्कुल कहा था 100 दिन में क्या काम करेंगे और कौन सा काम आते ही कर देंगे। आते ही हमने 3-4 चीज़ें कही थी। हमने कहा था वीआईपी कल्चर बंद कर देंगे, पहले दिन बंद कर दी। हमने कहा था बिजली कंपनियों का ऑडिट करवाएंगे। सब लोग थे कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों का ऑडिट कैसे करवा देंगे, दूसरे दिन ऑर्डर कर दिया। हमने वायदा किया था कि पानी 700 लीटर फ्री देने का करेंगे, वो किया। वायदा किया था कि 84 के दंगों के बारे में एसआईटी बैठाएंगे, वो किया। जो हमने, और ये था वायदा कि करप्शन के बारे में कुछ करेंगे। सर, करप्शन के बारे के अंदर जो आपने कहा, करप्शन के बारे के अंदर आपने जो किया, कुछ स्टिंग ऑपरेशन छोड़ के, एक एफआईआर छोड़ के, उसके अलावा तो ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ। जो लोगों को उम्मीद थी कि एकदम से पूरा दिन से रात हो जाएगा, क्योंकि मैं भी खुद उस आंदोलन से जुड़ा, अन्ना आंदोलन के अंदर मैं भी पहुंचा था जंतर मंतर, और हम लोग भी आपके साथ उस वक्त खड़े थे। लेकिन जो उम्मीदें थी, उसके बाद अब ये कहा जाता है कि आप उस चीज़ को, सिचुएशन को संभालने की बजाय आपने बाकी जगह जनमत संग्रह किया, लेकिन सरकार छोड़ने से पहले, रिजाइन करने से पहले कोई जनमत संग्रह नहीं हुआ। 2 अलग अलग बात। एक तो भ्रष्टाचार पे क्या असर हुआ, आप जाके दिल्ली में पूछो, किसी रेहड़ी पटरी वाले से पूछो, किसी रिक्शा वाले से पूछो, ऑटो वाले से मत पूछो, आप कहोगे कि वो तो हमारे हैं। किसी गरीब आदमी से जो थोड़ा बहुत व्यवसाय करता हो, छोटा दुकानदार हो, उससे पूछो कि भाई हफ्ता कितना देते थे। और ये जो अरविंद केजरीवाल की 50 दिन की सरकार रही, उसमें हफ्ता दिया कि नहीं दिया। मैंने जो सर्वेक्षण किया है, सर्वेक्षण ने घुमा पूछा है, 10 में से 8 लोग कहते हैं साहब पुलिस वाले आई नहीं, इंस्पेक्टर हफ्ता मांगने आया नहीं इस 8 हफ्ते। ये जो परिवर्तन है, ये तो बहुत बड़ा परिवर्तन है। इस देश में बड़े बड़े कानून बन जाते हैं, हफ्ता बंद नहीं होता कहीं पे भी, इंस्पेक्टर की दादागिरी बंद नहीं होती है, जो रिश्वत है बंद नहीं होती। अगर 50 दिन के लिए किसी सरकार ने इसे बंद करवा दिया तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरा आपका सवाल था इस्तीफे वाला। इस्तीफे की खबर से हर एक को धक्का पहुँचा, मुझे भी पहुँचा, हर एक को पहुँचा। सवाल ये है कि उसके लिए जिम्मेवार कौन है, और दूसरी चीज़ ये कि ये निर्णय हम कैसे लें। आप ठीक कह रहे हैं कि क्या हमें जनता से कंसल्ट करना चाहिए था। हम हर मुद्दे के ऊपर आपने जनता से कंसल्ट किया, लेकिन इतना बड़ा फैसला, ज्यादातर मुद्दों पर आपने जनता की राय ली। सरकार बनाने से पहले आपने जनता की राय ली, तो क्या सरकार गिराने से पहले उसी जनता से एक बार पूछना नहीं बनता था? बिल्कुल ठीक आपने कहा। जो जनता की राय हमने ली थी, आपको ध्यान होगा चिट्ठी में हमने क्या लिखा था। हमने चिट्ठी में लिखा था कि हम सरकार अगर बनाएं इन 18 मुद्दों को लेके, और हमने उसी वक्त साफ कर दिया था कि इन 18 मुद्दों पे अगर काम करने से हमें रोका गया, जिस दिन कांग्रेस और बीजेपी मिलके हमें काम करने से रोक देगी, हम उस दिन छोड़ के बाहर आ जाएंगे। लोगों ने सोचा डायलॉग है, ऐसी बातें कह देते हैं, सचमुच उस दिन थोड़ी करेंगे। कहीं ना कहीं लालच कुर्सी हल्की सी चिपक ही जाती है। अरविंद केजरीवाल सचमुच उसी दिन छोड़ के बाहर आ गए।
उससे झटका सा लगा लोगों को, क्योंकि हमें आदत नहीं है ऐसी चीज़ों की। लाल बहादुर शास्त्री ने कभी ऐसे काम किए थे, आज अरविंद केजरीवाल कर रहा है। पूछा इसलिए नहीं कि जो लोगों से हमने ओरिजिनल लाइसेंस लिया था 6-8, उस लाइसेंस में लिखा हुआ था कि जिस दिन ये काम नहीं करोगे बाहर आ जाना। तो दोबारा पूछना कि भाई लाइसेंस की शर्त पे आप कायम हो, अरे लाइसेंस तो हमें मिला ही इतने का था। हो ये गया है कि हम अब उम्मीद नहीं करते कि सरकार अपने कहे पे कायम रहेगी। लोग हम सोचते हैं कि डायलॉग तो दे देंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं काम तो वैसे ही करेंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अपने जुबान से फिर जाएंगे और नहीं हम करेंगे। अगर हम ना इस्तीफा देते तो आप आज बैठे मुझसे पूछ रहे होते कि आप लोकपाल के मुद्दे पे चुन के आए, लोकपाल बन नहीं सका और आप अभी भी कुर्सी से चिपके हुए हो। उसका भी तो एक बीच का रास्ता था, उस पर क्यों नहीं चले आप लोग? बीच का रास्ता मतलब? सर, संवैधानिक प्रक्रिया जो थी उसको अपनाया जा सकता था, केंद्र से एक बार रिक्वेस्ट की जा सकती थी। जिसको संवैधानिक प्रक्रिया बता रहे हैं कांग्रेस बीजेपी वाले, ये थोड़ा सा देश को मिसगाइड कर रहे हैं। इस देश का संविधान कहीं नहीं कहता कि केंद्र सरकार की होम मिनिस्ट्री का कोई अफसर ये बता दे कि दिल्ली की असेंबली ये करेगी नहीं करेगी। क्या होम मिनिस्ट्री का कोई अफसर ये कह सकता है कि हरियाणा की असेंबली क्या कानून बनाएगी नहीं बनाएगी? राजस्थान को बोल सकता है? सिर्फ दिल्ली के लिए कानून बनाए गए हैं ताकि दिल्ली को उनके अंगूठे के नीचे रखा जाए। कांग्रेस और बीजेपी दोनों कहती हैं कि ये नाजायज़ है, दोनों अपने मैनिफेस्टो में कहती हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, दोनों कहती हैं कि ये नियम नाजायज है, असेंबली पास करती हैं। सर, फिर मान उसी लिया नियम नाजायज था, लेकिन अगर एक नियम है और उसको अगर फॉलो करने के बाद ये चीज अगर हो जाती तो सरकार ना गिरती और लोगों के ऊपर चुनाव का बोझ नहीं पड़ता। क्या एक कोशिश करना जरूरी नहीं था? एक पहल, एक छोटी सी कोशिश कि चलिए एक रास्ता ये है, इसको भी अडॉप्ट कर लिया जाए, एक आखिरी कोशिश की जानी चाहिए थी। मेरे को लगता है कि दरअसल पहली बार किसी सरकार ने हिम्मत से इस कानून को डिफाई किया। इस कानून भी नहीं है तो नियम है छोटा सा, इस नियम को तोड़ा। कई बार आपको संविधान की भावना की रक्षा के लिए नियम तोड़ना पड़ता है, कानून भी तोड़ना पड़ता है। महात्मा गांधी ने यही किया, इस देश की परंपरा में ये है। उस संविधान का सम्मान करते हैं, डॉक्टर अंबेडकर के संविधान का। और ये इस तरह के जो नियम है, हमने लिख के कहा था मैनिफेस्टो में कि इन चीज़ों का हम पालन नहीं करेंगे। और मैं समझता हूँ ये कांग्रेस और बीजेपी जिन्होंने 15 साल से पाखंड चला रखा है, हर 5 साल बाद कह देते हैं हाँ जी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, सत्ता में आ जाता है, 5 साल चुप हो जाते हैं। पहली बार दिल्ली के एक मुख्यमंत्री ने कहा ये पाखंड मैं नहीं करूँगा जी, गलत चीज़ है, इसको तो मैं नहीं मानूंगा। और देखना आप, अरविंद केजरीवाल आज सत्ता में नहीं है, आज आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर है, दुख भी है, सब है, क्षोभ है, लेकिन अब इस सवाल को दिल्ली में कोई दबा नहीं सकता। अगली बार जो आएगा सत्ता में वो अलग तरह से व्यवहार करेगा। और हमारा काम कुल मिला के यही है भाई, हम कुर्सी पे बैठना नहीं चाहते, हम इस कुर्सी का चरित्र बदलना चाहते हैं। इसे राजा हरिश्चंद्र का सिंहासन बनाना चाहते हैं कि कोई भी बैठे उसका चरित्र बदल जाए। चलिए सर, चरित्र बदल जाएगा, मान जाते हैं इस चीज़ को, लेकिन अब चुनाव के अंदर आप क्या क्या मुद्दे लेकर चल रहे हैं? हरियाणा की अगर बात करें, हरियाणा का प्रभार है आपके पास, आज नवीन जयहिंद को भी आपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया है रोहतक से। एक तो बाकी कैंडिडेट्स की सूची कब तक आ जाएगी और क्या कुछ मुद्दे रहेंगे हरियाणा के अंदर इलेक्शन के लिए लोकसभा के? अभी घोषित नहीं किया है, उनसे अनुरोध किया है हमने कि भाई मान जाओ, नवीन जयहिंद ने इतना बढ़िया क्रांतिकारी काम किया है, इस प्रदेश में युवा शक्ति ईमानदारी की शक्ति के प्रतीक हैं। हमने मंच से उनसे आग्रह किया है कि भाई आओ लड़ो, चुनाव से दूर नहीं हटना है, हमें एक चुनौती स्वीकार करनी है और चुनावी राजनीति कितनी भी खराब हो इसके अंदर आके बदलेंगे, अनुरोध किया है। बाकी नाम भी 5-7 दिन में आ जाने चाहिए। एक नाम तो घोषित हो ही चुका है जो आपने बताया, बाकी नाम भी थोड़े दिनों में आ जाएंगे। मेरे ख्याल में हफ्ते भर के अंदर हमारे सारे नाम आ जाएंगे। आपने सवाल मुद्दे का उठाया, आम आदमी पार्टी वो सब सवाल उठाएगी जिस पे हरियाणा में चुप्पी है। क्या क्या सवाल? भ्रष्टाचार, 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 पहले 3 मुद्दे तो यही है। हर तरह का भ्रष्टाचार, हर नौकरी बिकाऊ है यहाँ और कोई बोलने को तैयार नहीं। बोलेगा कैसे? चौटाला जी क्या मुंह लेके बोलेंगे इस बात पे कि भजन की हुड्डा जी नौकरियों को बेच रहे हैं यहाँ पे। दूसरा, जमीन के हर मुद्दे पे भ्रष्टाचार, सीएलयू का भ्रष्टाचार, अधिग्रहण का भ्रष्टाचार, अधिग्रहण ना करने में भ्रष्टाचार, एसईजेड में भ्रष्टाचार, रिलायंस और डीएलएफ के खेल जो हो रहे हैं, इन सब के बारे में आम आदमी पार्टी निष्पक्ष जांच करवाएगी और जो दोषी हैं, जिन्होंने इस प्रदेश की जनता के पैसे लूटे हैं, उसको आम आदमी पार्टी बख्शेगी नहीं, हरियाणा के लोग बख्शेंगे नहीं। तो सर, हरियाणा के जो भ्रष्टाचार है उससे निपटने के लिए किस तरह की पॉलिसी अडॉप्ट की जाएगी? क्या कुछ करेंगे आप लोग उस भ्रष्टाचार से निपटने? भ्रष्टाचार से निपटने के 2-3 तरीके।
पहला होता है कि शुरुआत ही ना हो, और दूसरा है अगर हो जाए तो दंडित किया जाए। जन लोकपाल जो है वो होने के बाद दंडित करने का तरीका है, सख्त से सख्त कानून बनाएंगे और मुख्यमंत्री उस कानून के दायरे में आएगा। मुख्यमंत्री की क्यों नहीं जांच होनी चाहिए किसी भी भ्रष्टाचार की, वो करेंगे। जो हमने दिल्ली में कानून बनाया था वैसा बनाएंगे। लेकिन हर सरकारी दफ्तर की कार्य प्रणाली बदलेंगे ताकि ये मुद्दे हों ही कम, हर चीज में पारदर्शिता हो, हर कागज मिले, लोगों को अधिकार मिले, और बिल्कुल स्पष्ट नियम होना चाहिए कि आपने अगर फलां चीज के लिए अर्जी डाली है 15 दिन के अंदर या तो आपको जवाब या तो मिल जाए, नहीं तो आपको जवाब मिले। क्यों नहीं मिल सकता है? पूरे हर दफ्तर की हम ऐसी नियमावली बनाएंगे, और जो अफसर ईमानदारी से, अशोक खेमका जैसे अफसर जिन्होंने ईमानदारी से सच पार्टी बोला, में आने से मना कर दिया अशोक खेमका ने। अरे भाई अफसर हैं, काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, काम कर रहे हैं। नहीं, पार्टी ज्वाइन करने से तो उन्होंने साफ मना कर दिया आपको। उन्होंने ये कहा कि वो नौकरी छोड़ना नहीं चाहते, वो इस समय सेवा कर रहे हैं और हम उन्हें सलाम करते हैं। ईमानदार आदमी जहां रहेगा कुछ अच्छा करेगा, और हमारी उम्मीद है कि उस ईमानदारी का एक अंश कभी हमारे पास आएगा, हम इंतजार करेंगे। लेकिन ऐसे अफसरों की प्रोटेक्शन का एक सिस्टम हो। हरियाणा में खेमका जी का नाम अच्छा प्रसिद्ध हुआ है, लेकिन बहुत अफसर हैं जो बहुत ईमानदार हैं, अपनी अपनी तरह से चुपचाप से ईमानदारी कर रहे हैं। ऐसे अफसर को बचाने का नियम कानून होना चाहिए ना। ये सब करेंगे। नौकरियों में एक पारदर्शी व्यवस्था करेंगे। ये इंटरव्यू में सारे घपले होते हैं नौकरियों में, हर इंटरव्यू रिकॉर्ड क्यों ना हो, कैमरा रिकॉर्डिंग होनी चाहिए और उसको वेबसाइट पे डालो, जनता देखे भाई किसको 19 नंबर मिले और किसको 2 नंबर मिले, क्यों मिले। पारदर्शिता लाएंगे, लोगों में एक साख बने। और पहली बार अगर लोगों को लगे कि भाई गांव से आने वाला साधारण घर का बच्चा बिना किसी की सिफारिश के, बिना 2 पैसे दिए उसको नौकरी मिल गई, जनता की आस्था वापस आएगी इन चीज़ों में। तो भ्रष्टाचार के सारे सवाल हम उठाएंगे, लेकिन सिर्फ भ्रष्टाचार हमारा मुद्दा नहीं है। आज इस देश में, प्रदेश में खेती किसानी की क्या हालत हो गई है। किसान के पास तो घाटे का धंधा है। कोई किसान सर उठा के नहीं कहता है मेरा बेटा किसान बनेगा, जैसे आपका बेटा कह सकता है आप कह सकते हैं मेरा बेटा पत्रकार बनेगा। किसान नहीं कह पा रहा है। किसानी की इनकम के बारे में जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट है, हम उसको लागू करेंगे, यानी कि किसान की जो लागत आती है उसमें उसको 50% प्रॉफिट मिलना चाहिए। सबको मिले तो वो हम दारू का, ड्रग्स का सवाल उठाएंगे। कोई पार्टी बोलने को तैयार नहीं है। घर टूट रहे हैं, माएँ रो रही हैं, सब तरफ त्राही त्राही मची है, पार्टियां चुप करके बैठी हुई हैं, सबको पैसा मिलता है, सरकार को भी पैसा खाती है, पार्टियां भी पैसा खाती हैं। आम आदमी पार्टी कहेगी कि ये इस पैसे से, ये पाप है, इस पैसे से सरकार चलाना पाप है, इसको हाथ नहीं लगाएंगे। और औरत को हक होना चाहिए। गांव की औरतें मिलकर तय करें कि उस गांव की बाउंड्री के बाहर कोई ठेका खुले कि ना खुले। अटपटी लग सकती है बात, लेकिन क्यों नहीं होना चाहिए। समाज को हम बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे। शिक्षा का सवाल है, स्वास्थ्य का सवाल है, ये सवाल आम आदमी पार्टी उठाएगी। आम बच्चा सरकारी स्कूल में जाता है, उसको तो कोई शिक्षा नहीं मिलती। जिसके पास 4 पैसा होता है शहर में अपने बच्चे को भेजता है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजता है। सरकारी स्कूल में बच्चे को वो शिक्षा क्यों ना मिले। अस्पताल के अंदर डॉक्टर क्यों ना मिले, डॉक्टर जो दवाई दे वो अस्पताल के अंदर क्यों ना मिले, केमिस्ट के पास क्यों जाना पड़े, किसी एक्सरे की दुकान के अंदर स्पेशल रिकमेंडेशन करके क्यों भेजा जाए। ये सब काम करेगी। लोगों के दुख दर्द के जो मुद्दे हैं, इसके अलावा शहरी इलाकों में हाउस टैक्स का मुद्दा है, जिस तरह से किया गया, तमाम मुद्दे हैं। आम आदमी इसमें नीति से बड़ा नियत का आम आदमी से जुड़े हुए हर मुद्दे को आम आदमी पार्टी उठाने वाली है। वक्त हो चला है सर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद योगेंद्र यादव जी से फेस टू फेस बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। जाति के खेल होते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं तो इन चीज़ों को अध्ययन करता रहा हूं। जब लोगों के पास चुनने को कुछ खास नहीं होता, तब यही खेल होता है कि भाई मेरे गांव का हो, मेरे गोत्र का हो, मेरी जात का हो, ये सब खेल चलते हैं।